गुड मॉर्निंग, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम ये भाषा के प्रश्न हैं और ये क्लास 9 10th के लिए हैं, यानी कि ये जो वीडियो है ये क्लास 9th और 10th के लिए हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये भाषा के प्रश्न हैं। हम जानते हैं कि भाषा के कुल 30 प्रश्न हैं और जिसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको 9 नंबर ही इसमें लाने हैं और आप इसे क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके पहले हमने भाषा का 9 10th के लिए एक सेट कराया था और ये हमारा दूसरा है, यानी कि दूसरा और तीसरा सेट जो है कि एक ही वीडियो में होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसे विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न देख लिया, अंग्रेजी के प्रश्न है कि इफ़ टुडे इज़ संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर आज संडे है तो यानी कि द डे आफ्टर टुमारो यानी कि तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके से सही जवाब है कि अगर आज संडे है तो नेक्स्ट क्या होगा, द डे आफ्टर टुमारो, माने टुमारो क्या हो जाएगा, आज संडे है टुमारो मंडे होगा और उसके नेक्स्ट डे यानी कि डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के आफ्टर में क्या आएगा तो यानी कि ट्यूसडे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मंगलवार होगा। और नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द इंटरव्यूज वेयर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वेयर लेफ्ट टू। अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है इन द वेटिंग रूम ऑफ 4 आवर्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि सही जवाब होगा, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कूल डियर हिल्स। इसका मतलब होता है कूल डियर हिल्स, ये इसका सही मतलब होता है, एक एक्सप्रेशन है, ये आइटम्स हैं और इसका मतलब होता है कि काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहना, यानी कि जो इंटरव्यू थे यानी कि जो साक्षात्कार देने आए थे वे बिकमिंग इम्पेशेंट, यानी कि वो जो है कि काफ़ी असहज फील कर रहे थे, एज दे वेयर लेफ्ट टू, क्योंकि वो जो है कि काफ़ी लंबे समय से वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि हाउ मैनी टीथ डू एन एडल्ट हैव। एक एडल्ट के यानी कि जो वयस्क जो लोग होते हैं उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जानते हैं 32, यानी कि इसमें जो टीथ्स होते हैं। इस तरीके से राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें कौन जो है कि इसका जो स्पेलिंग है, जो वर्ड दिया गया है वो इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें चुनना है। देख लीजिए, देखिए बिलीफ सही है, यहाँ पे वैली भी सही है, यानी कि बेनेट जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि बेनेट का मतलब होता है नीचे, लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये इसका स्पेलिंग जो है कि BENNEATH होना चाहिए, यानी कि इसमें ये ऑप्शन बी जो है कि इनकरेक्टली है। अब नेक्स्ट है वाइफ्स ब्रदर इज। वाइफ यानी कि पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं कि इसको ब्रदर इन लॉ के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। बी इट ए चार्ट और ए रिफ्रेशिंग लेमोनेड, लेमन इज द नीडेड ऑफ द आवर इन, ये बताना है। और यहाँ पे है कि समर्स यहाँ दिया हुआ है, अब ये किस प्रकार की मैंने कि फ्रीजिंग समर्स, स्कॉर्चिंग समर इसके लिए सही होना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्चिंग समर का मतलब होता है कि झुलसाने वाली जो गर्मी होती है, तथा पूरा जो वाक्य होगा वो इसमें अगर हम स्कॉर्चिंग को करते हैं, यानी कि स्कॉर्चिंग जो है झुलसाने वाली गर्मी में लेमन की नीड होती है, यानी कि आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लेमन का मतलब नींबू होता है, हम जानते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द आइटम्स गिवन इन बोल्ड डियर बोल्ड। जो बोल्ड लेटर में जो ये जो आइटम्स दिए हुए हैं इसका अर्थ जो है कि यहाँ पे क्लियर करना है। देयर फ्रेंडशिप लास्टेड विदाउट ए क्लाउड, ही एंड ऑफ ही लाइफ। ये कह रहा है कि इसमें इसका अर्थ क्या होगा, विदाउट ए क्लाउड का मतलब होता है यानी कि बिना किसी कठिनाई के या बिना किसी परेशानी के, यानी कि विदाउट एनी ट्रबल, इस यानी कि उनकी दोस्ती जो है कि बिना किसी परेशानी के जो है कि मैंने पूरे जीवन तक वो चलती रही। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, इसको क्या कहते हैं, अगर किसी टॉम्ब पे, यानी टॉम्ब का मतलब होता है जो कब्र पे हम कह सकते हैं कि जो कब्र खोद कर जो लिखा गया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उससे एपिटैफ कहा जाता है, यानी कि इस तरीके से सही जवाब इसके लिए ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि अब ये हिंदी के प्रश्न हैं, यानी कि दाता शब्द का स्पेलिंग क्या होगा। देखिए ये 9 नंबर जो प्रश्न है ये हिंदी के प्रश्न है। दाता शब्द का स्पेलिंग दात्री होता है। और नेक्स्ट है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। सामान्य वर्तमान काल देखना इनमें से कौन है, तो देखिए ये वे प्रतिदिन नहाते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल है। जबकि सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है जैसे कि अगर क्रिया का वह रूप होता है जिससे अब पता चलता है कि वर्तमान काल में कोई क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें देखिए वे प्रतिदिन नहाते हैं, वह कोलकाता जाता है, यानी कि ये वर्तमान काल है। इस तरीके से ऑप्शन 2 इसमें सही है, यानी कि एक से अधिक, यानी कि इसका राइट आंसर होगा।
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। विकल्पों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन, आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न इसके पहले भी कभी मिला हुआ है। देखिए इसमें मोहन सुबह ही पटना चला गया, इसका ये जो है कि ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। और नेक्स्ट है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है, शालीन क्या है, यानी कि ये निश्चित रूप से विशेषण हो सकता है, क्योंकि ये मोहन की एक तरीके से कहें कि विशेषता को बतला रहा है। लेकिन अब इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो ये उसके गुणों को बतला रहा है कि उसके गुण जो है कि वो शालीन स्वभाव का है, यानी कि गुणवाचक विशेषण होगा। उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का क्या अर्थ है। उंगली पकड़ के पहुंचने का मुहावरे का अर्थ होता है धीरे धीरे, यानी कि साहस को बढ़ने देना, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य किस में है, देखिए भाववाच्य है यानी कि भाववाच्य क्रिया हम कहते हैं उसे जिसे अज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता है और न ही कर्म की प्रधानता है, केवल भाव प्रधान है। यानी कि देखिए अगर इस तरह के सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि सर्दियों में रोज़ नहाया नहीं जाता, यानी कि इसमें किसी पार्टिकुलर कर्ता को नहीं लिया जा रहा है और ना ही किसी कर्म को लिया जा रहा है, यानी कि सहज रूप से जो है कि भाव को दर्शाया जा रहा है कि सर्दियों में रोज़ नहीं नहाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची कौन है, देख लीजिए वायु का पर्यायवाची कौन है इसमें, तो देखिए अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची हैं। और बाकी जो ये शब्द हैं, जैसे कि वायु का जो पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि हम वायु को हवा कह सकते हैं, पवन, समीर, वात, मारुत, बयार, स्पर्शन, ये सब कह सकते हैं। इस तरीके से ये सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि सीता नहीं पढ़ती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। सीता नहीं पढ़ती है यानी कि ये कर्तृवाच्य है, यानी इसमें कर्ता को दिखलाया जा रहा है कि सीता नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची कौन है, जिसे पोत कहते हैं, यानी कि नौका को हम पोत भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है कि यह मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम, यह मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार ज्ञात करें, यानी कि यह जो शब्द हैं, यानी कि ये निश्चयवाचक है, यानी कि जो काला यानी जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है, यानी कि यह निश्चयवाचक है, क्योंकि निश्चित रूप से कह रहा है कि यह मेरी किताब है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, देखते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ होता है यानी कि ज़्यादा समय से काम करते रहना, इसको कहते हैं, यानी कि 19 का बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्यों में कौन सा काल है। पक्षी उड़ रहे हैं यानी कि ये कौन सा काल है, तो देखिए इसमें सही जवाब है यानी कि पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ई इसके लिए राइट आंसर होगा। और देखिए अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का और उसे पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं, यानी कि। और इस तरीके से उसमें जो पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया जो होता है वो वर्तमान समय में पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है उसे क्रिया का वर्तमान काल में कार्यरत होने का बोध होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी अभी उड़ रहे हैं यानी कि अभी भी वर्तमान में वो कार्य उनका सिद्ध में यानी कि पूरा नहीं हुआ है, यानी कि वो वर्तमान काल में अभी भी वो कार्यरत हैं, यानी कि वो अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से अपूर्ण वर्तमान काल होगा। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली ये किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, यानी कि ऑप्शन 20 के राइट आंसर होगा। और चूँकि भारत की जो राजभाषा हिंदी है वो वस्तुतः क्या है कि वो खड़ी बोली एक तरीके से है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली जो है कि में प्रथम पुस्तक जो आई थी यानी कि प्रिय प्रवास को माना जाता है, यानी कि जो हिंदी हमारी जो राजभाषा है वो भी एक तरीके से खड़ी बोली है। और नेक्स्ट है कि इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें देखिए एरा प्रत्यय है, यानी कि इस तरीके से ये देखिए इसमें एरा दोनों जगह से लिखा गया है, लेकिन इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि एरा को ऐसे लिखा जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। घोष और अघोष वर्णों की जानकारी यहाँ से चाहिए, यानी कि चवर्ण जो है वो अघोष वर्ण होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो झंकृत नहीं होती हैं, तो वैसे वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का जो पहला और जो दूसरा वर्ण होता है वो अघोष वर्ण का उदाहरण होता है, यानी कि इसमें पहला यही है, यानी कि पहला और दूसरा जो होता है प्रत्येक वर्ण का, यानी कि चॉइस का राइट आंसर होगा।
इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है बताना है। तो देखिए कर्मवाच्य किसमें है, यानी कि श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें जो है कि कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें पुस्तक जो है कि कर्म कारक के रूप में आ रहा है। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है। ऋणी का विलोम इसमें से कौन सा होगा। तो ऋणी का विलोम जो होगा वो उऋणी होगा, इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा। अब देखिए इसके बाद से जो प्रश्न है आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं, यानी कि जो पैसेज है आपको उस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद से जो है कि आप यहाँ से इसके जवाब को दे सकते हैं। देखिए पैसेज को आप काफ़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी, देखिए बहुत सी ज़रूरी बातें इसमें भी हैं जो कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी उपयोगी हैं। आप यहाँ से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं और इसके बाद क्योंकि पैसेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ से देखिए इसको आप वीडियो को स्किप करके या इसको रोक करके आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ तक ये पैसेज है और इसके बाद इस पर जो है कि ये प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई थी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने लौटा दिया था क्योंकि जालियांवाला बाग जो हो गया था घटना, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। और यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सब लोग जानते हैं गीतांजलि के लिए उनको 1913 में जो है कि वो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। उनके पिता जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो, उनके पिता को जो है कि ये ब्रह्म समाज के नेता थे, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इसका लास्ट प्रश्न है कि जनगण मन राष्ट्र के रचनाकार कौन है, यानी कि जनगण मन यानी जो राष्ट्रगान हमारा है उसके रचनाकार कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी जो जनगण मन है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसे भी लिखा है। अब तो ये यहाँ से ये पहला सेट है और इसमें आइए देखते हैं। तो हम दूसरे सेट के हिंदी को देखते हैं, यानी कि जो तीसरा जो सेट होगा टेस्ट सीरीज जो हिंदी का होगा इस बुक के लिए। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें ये हमारा टेस्ट सीरीज तीसरा है, यानी कि क्लास 9 10th के लिए ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। और आइए इसका भी हम इसमें देख लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए क्योंकि समय बहुत कम है। देखिएगा इसमें पहला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिले। डिले का बताना है कि इसका एंटोनिम कौन सा होगा, यानी डिले का मतलब होता है देर करना और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा यानी कि एडवांस हो सकता है, यानी कि एडवांस का मतलब आगे होता है, यानी कि और एक जो है कि कंटिन्यूएशन हो सकता है जिसको जारी रखना कहते हैं। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस, ये बताना है कोर्स। अब इसमें देखना है कि इसमें से क्या सही जवाब होगा। तो इलेक्ट्रिक गैजेट जो होते हैं यानी जो घरेलू कार्यों को सुविधाजनक और आसान बना दिया है, तो सुविधाजनक के लिए हम जो है कि कन्वीनियंट शब्द का यूज करेंगे, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि देखिए टीचर्स डे जो है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 5 सितंबर इसका सही जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से नॉन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सब लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बताना है कि एक शब्द क्या होगा जो ये वर्ड दिया हुआ है, यानी कि फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि हद से ज़्यादा जो है कि थकान, हद से ज़्यादा यानी कि एक फीलिंग ए शोइंग और शोइंग यानी कि दिखाना या उसको एहसास कराना कि काफ़ी थके होने का एहसास कराना, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो इसके लिए एक शब्द होता है ये वेरी, इसका आंसर होगा, यानी कि इसका मतलब होता है काफ़ी थका हुआ। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक इसमें दिया है ट्रांजिएंट, इसमें दिया है ट्रांसिएंट, इसका ये वर्ड है और उसका सही जवाब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जो क्षणिक होता है, यानी कि जो अल्पकालिक होता है उससे हम कहते हैं ट्रांजिएंट्स कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है, यानी कि टेम्पररी कह सकते हैं इसको हम, टेम्पररी है या ट्रांजिस्टरी है या जो है कि, तो इस तरीके से इसमें हम जो है कि टेम्पररी को सही मान लेते हैं, यानी कि इसमें टेम्पररी सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू, बताना है कि यह काफ़ी मुश्किल है उसके लिए, क्या उसके लिए। अब इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। कीप ए सीक्रेट, यानी कि किसी रहस्य को छुपा के रखना उसके लिए कठिन है, या कैरी ए सीक्रेट, क्राई ए सीक्रेट,
मे के सेक्रेट या किसी रहस्य को बनाना, इसके लिए देखिएगा सही एक्सप्रेशन है कि टू कीप से सेक्रेट, यानी कि किसी सेक्रेट को छुपा के रखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न यहाँ से होगा, आप देखिए यहाँ से देखिए 8वां प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ये बताना है कि जब पेशेंट काफ़ी रिकवर हो गया तो उसके बाद से, यानी कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसे छोड़ने की क्रिया को हम डिस्चार्ज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी है, यानी कि जब पेशेंट ठीक हो गया ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत का मतलब नहीं है कि जिसका उच्चारण दांत से नहीं होता है। देखिए इसमें जो त है और न है इसको हम दांत से उच्चारण करते हैं, ट का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है। इस तरीके से ये जो है कि दंत नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसके लिए हम जो है कि विपत्निक कहते हैं, यानी कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती है। इस तरीके से ऑप्शन इसका डी सही है। विधुर हम कह सकते हैं कि विधुर उसे कहते हैं, यानी कि जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। जबकि जो वियोगी होता है तो एक तरीके से इसमें लिख सकते हैं हम। देखिए अब इसका सही जवाब हो जाएगा विपत्निक, यानी कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्निक शब्द यूज करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा, यानी कि पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। पर्यंक इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिएगा ऐसे में जो अलंकार होता है उससे हम जो है कि लटानुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए सी सही जवाब होगा। और जैसे कि जो इसमें क्या होता है कि शब्द जो है कि समानार्थी होते हैं, यानी कि जैसे कि एक ही शब्द को बार बार यूज किया जाता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है उसमें भिन्नता आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। देखिए त्रिभुवन यानी कि ये पहले त्रि का मतलब 3 होता है, यानी कि वैसे शब्द जिसमें पहला जो शब्द हो या पहला जो पद हो वो संख्यावाची होता है तो उसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। यानी कि त्रिभुवन, त्रिलोकी, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये सभी जो है कि द्विगु समास में आएंगे। और नेक्स्ट है कि तालाब यानी कि महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसके लिए सही जवाब है इसका 6, यानी कि आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। यानी कि मूर्धन्य महाप्राण व्यंजन जो है, यानी कि जिसका उच्चारण जो है कि मूर्धा से होना चाहिए और जीभ के स्पर्श से होना चाहिए। तो ऐसे में टवर्ग का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है। तो इस तरीके से ठ इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि शायद आप आज ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। आप देख सकते हैं कि विशेषण से इस तरीके के प्रश्न हमेशा हर सेट में मिल रहे हैं। इसमें जो है कि परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उसमें जैसे कि अधिक, कम, ज़्यादा, इस तरीके के जो है कि या बस, केवल, काफ़ी, चाहें, इस तरीके से जो है कि हम विशेषण का यूज करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक शब्द का जो विलोम क्या होता है। तो देखिए आलोक का विलोम जो है कि होता है तिमिर। तिमिर का मतलब अंधेरा भी होता है। और नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। और नेक्स्ट है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द के समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अभी ये प्रश्न पिछले बार भी मिला हुआ था, यानी कि इसका सही जवाब है कि वहाँ पे यमक अलंकार होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक शब्द या एक शब्दों का समूह बार बार तो आता है लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होती है। और जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। यानी कि जो दंड पाने योग्य हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो उसे हम जो है कि दंडनीय कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। और जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं और उसका मतलब होता है अकिंचन, यानी कि ऑप्शन बी होगा, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो। और इस तरीके से
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो खाद जो है ये उपमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तुलना, मिलान करना, ये सब उपमा का ही उदाहरण होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है कि बहुत कंजूस होना, यानी कि इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से कौन सा शब्द जो है कि शुद्ध लिखा गया है, तो देखिए इसमें ये जो तिरस्कार है वो सही लिखा गया, जबकि तिरस्कार इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और गरुड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। गरुड़ शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या होता है, तो इसके लिए खगेश यूज करते हैं, यानी कि ये सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि उम्र का पता लगाना। तो इस तरीके से ये यहाँ से ऑप्शन बी है। और देखिए इसके बाद से जो प्रश्न यहाँ भी है, यानी कि आप इसमें पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज पर आधारित जो ये प्रश्न दिए गए हैं आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप पैसेज को पढ़ करके इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, काफ़ी इजी प्रश्न है। और इस तरीके से ये हमारा ये तीसरा सेट था, तो दोनों ही सेट आप इस वीडियो में देख सकते हैं।